हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल हम लोगों ने बात की थी राज्यसभा के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार्यपालिका के बारे में बात हो रही थी तो उसमें चीजें खत्म हो गई थी। फिर हम लोगों ने विधायिका शुरू किया है, तो विधायिका के तहत हम लोग देख रहे हैं किसे, संसद को। संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है हमारा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, राज्यसभा कल पढ़ चुके हैं। और आज जो चैप्टर है वह जाहिर सी बात है कि लोकसभा होगा। तो लोकसभा के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जो स्थिति है उसे देख लेते हैं। हमारी संसद हो गई। संसद के कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन से, पहला राष्ट्रपति, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। ठीक, ये क्यों लिख रहा हूं, इससे आप लोगों को अनुच्छेद याद होगा। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, राष्ट्रपति 52। तो राष्ट्रपति हम लोग पढ़ चुके, संसद पढ़ चुके और राज्यसभा कल के वीडियो में देख चुके। आज देखेंगे लोकसभा, जिसका अनुच्छेद कितना है, 81। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहले तो ये देखेंगे कि इसे किस नाम से जानते हैं। जैसे राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता था, स्थायी सदन बोला जाता था, विशेषज्ञों का सदन बोला जाता था। और लोकसभा के लिए जो नाम दिए गए हैं, पहला नाम है इसका निम्न सदन, दूसरा नाम है अस्थाई, मतलब इसका विघटन होता है, अस्थाई सदन। और इसे अगर एक तरह से देखें तो लोकसभा को एक तरह से किस नाम से और जाना जाता है, लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधि आते हैं वो डायरेक्ट अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि राज्य का। राज्यसभा में जो जाते हैं वह राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बात आती है कि इसे निम्न सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोकसभा हमारे संसद के 3 स्तंभ है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा हमारा उच्च सदन है। क्यों, क्योंकि वहां जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये निम्न सदन है क्यों, क्योंकि यहाँ जो मेंबर होते हैं लोकसभा के तहत वह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुन के ये आते हैं। और राज्यसभा में कल हम लोगों ने देखा था कि वहां विधानसभा के सदस्य जाते हैं राज्यसभा में। तो उम्मीद करता हूं इसके नाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे इसकी संरचना, इसके जो सदस्य होते हैं कितने होने चाहिए। आइए देखते हैं क्या संरचना। चीजें इजी है, इजी वे में लेके याद करिए, सब याद हो जाएगा। संरचना के तहत देखा जाए तो इसमें जो निर्धारित किया गया है कि कुल कितने सदस्य होने चाहिए या कुल सीट कितनी होनी चाहिए। कुल सदस्यों की संख्या होनी चाहिए हमारी 550 प्लस 2 बराबर 552। टोटल 552 होना चाहिए, जिसमें से 550 क्या होंगे, इसमें दिया गया प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आएंगे और 2 एंग्लो इंडियन होंगे जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ठीक, तो इनमें जो स्थिति बनाई गई है इसकी, तो ये जो 550 है इसे भी डिवाइड किया गया है। कैसे देखते हैं, 530 जो होंगे वो राज्यों से आएंगे। यह संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है कि 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियन मिला के 552 सीटें लोकसभा की होनी चाहिए। अभी वर्तमान की हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसी में भी डिवाइड किया गया है कि जो 530 मेंबर होंगे हमारे वो कहां से आएंगे, राज्यों द्वारा आएंगे। और जो बचे 13 ये कहां से आएंगे, संघ शासित प्रदेश अर्थात केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी से आएंगे। और प्लस 2 ये कौन से हुए हमारे, एंग्लो इंडियन। फिर से समझिए, 530 राज्यों से चुन के आने चाहिए, 13 कहां से आने चाहिए, 13 नहीं, 530 राज्यों से चुन के आने चाहिए और 20
माफ करिएगा 530 राज्यों से चुन के आने चाहिए और 20 हमारे कहां से आने चाहिए, केंद्र शासित प्रदेशों से हो गए 550 और 2 हमारे कौन से हो गए, एंग्लो इंडियन। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई, 552। ऐसा निर्धारित किया गया है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में कुल सीट कितनी है, तो कितनी है 545। टोटल कितनी है हमारी 545। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो 543 आते हैं वह राज्य और यूटी से आएंगे और 2 एंग्लो इंडियन जुड़ के 545 की संख्या बनाएंगे। ठीक, लेकिन अब इसमें भी डिवाइड किया गया है। देखिए गौर से देखिएगा इसे कि ये जो 543 है इसमें भी जैसे यहां बटा था इसी तरह से यहां बांटा गया है। वह कैसे बांटा गया है हमारा, देखते हैं। 530 तो यहां निर्धारित किया ही गया था राज्यों के लिए। ठीक, तो 530 राज्यों से आते हैं, लेकिन यहां तो 20 आने चाहिए। निर्धारित किया गया है कि 20 केंद्र शासित प्रदेश से आने चाहिए, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से केवल प्रेजेंट टाइम में 13 आते हैं। क्यों, क्योंकि काफी सारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं आपके जहां पर क्या है, जनसंख्या कम है। सीटों का निर्धारण जनसंख्या के थ्रू ही होता है। तो इतने मेंबर आए 530 राज्य से, 13 कहां से, केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन। टोटल हो गए हमारे 545। ठीक, वर्तमान समय में इतने हैं। अब इसे एक एक करके हम लोग देख लें। देखिए याद कैसे करेंगे कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 552। लेकिन उसमें से 550 हमारे क्या होंगे, केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के होंगे, 2 एंग्लो इंडियन होने चाहिए। और उसमें से जो 550 हमारे राज्यों के होने चाहिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने चाहिए। ये जो जनता द्वारा चुन के आते हैं उसमें से भी 530 राज्यों के होने चाहिए और 20 कहां के होने चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश के, 2 एंग्लो इंडियन। ऐसा कहा गया है, निर्धारित किया गया है। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है कि टोटल मेंबर्स आप कितने हैं यहाँ के पार्लियामेंट के, 550 हैं। ठीक, लोकसभा के कितने मेंबर हैं, 545, और जिसमें से 543 क्या होते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के, 2 एंग्लो इंडियन। और इस 543 में से भी डिवाइड किया गया है 2 भागों में। कितने, 2 भागों में। ठीक, कैसे याद करेंगे कि जो 543 आ रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से चुन के, इनमें से 530 राज्य के होंगे और 13 कहां के होंगे, केंद्र शासित प्रदेश के, प्लस 2 एंग्लो इंडियन। तो हो गए 545। उम्मीद करता हूं कि याद हो गया होगा। आप लोग क्या करिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये निर्धारित किया गया है, ये पूछ सकता है। ठीक, कि 552 कैसे होते हैं, प्रेजेंट में कितने हैं। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि इनके चयन की प्रक्रिया क्या है। आइए चयन को हम लोग देखेंगे। किसका चयन हो रहा है, ये जो लोकसभा के सदस्य हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वह कौन सा आता है कि इनमें जो इनका चुनाव होगा वह प्रत्यक्ष रूप से होगा। प्रत्यक्ष रूप से मतलब है कि जनता वोट करेगी, फिर यह वहां से चयनित होके आएंगे। दूसरा, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है कि +18, जिनकी एज 18 वर्ष से ज्यादा है या 18 वर्ष हो चुकी है वह मतदान कर सकते हैं। इस तरह से यह चीज निकल के आई। तीसरी बात आती है जो इनके उसमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या कहा गया है चयन के समय कि पहले आओ सीट ले जाओ, पहले आओ सीट ले जाओ। इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक, क्या बोलते हैं, फर्स्ट
पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। मतलब क्या हुआ, पहले आओ सीट ले जाओ। अब बात करेंगे इस पे कि ये क्या है। देखिए, हमारा जो चुनाव होता है उसमें यह निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कहा गया है कि आपको 50% मतदान पाना अनिवार्य है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि चुनाव हो, अगर 20 लोगों ने मतदान किया तो उसमें भी आप अगर सबसे ज्यादा वोट पाए हो तो आप क्या होगे, विजयी हो जाओगे और आप लोकसभा के सदस्य बन जाओगे। मतलब मान लीजिए कि अगर चुनाव हो रहा है 100 लोगों का, 100 लोग मतदान किए, उसमें से एक लोग पाए 20, एक लोग पाए 10 और एक लोग पाए 50, ठीक, फिर एक लोग पाए 10, फिर एक लोग पाए 10। तो अगर ऐसा करके देखें तो जो सबसे ज्यादा पाया है वह क्या होगा, वह चुनाव जीत जाएगा और वह कहां आएगा, हमारे संसद में आ जाएगा, वह संसद का सदस्य बन जाएगा। सॉरी, इसका मतलब यह हुआ है, ठीक। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, योग्यता के बारे में। योग्यता आप सबको पता है, जैसे राज्यसभा में होता है सदस्यों का निर्वाचन, उसी तरह से यहाँ भी होता है। सॉरी, जो योग्यता होनी चाहिए वही यहाँ पर भी है। डिफरेंस सिर्फ एक है कि इसमें जो एज है वह क्या हो जाएगी, 25। आइए देखते हैं क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो होनी चाहिए, कंपलसरी बोल सकते हैं आप लोग। देखिए, पहला जो सब में होता है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, कम से कम 25 साल, 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है कि वह दिवालिया ना हो। उसके बाद आता है लाभ के पद पर ना हो। ये सब चीजें मैं कल बता चुका हूं, लाभ के पद पर ना हो। नोट्स बनवा रहे हैं आप लोगों को, इस वजह से चीजें लिखता हूं, वरना बोल के भी पढ़ा सकता था मैं। ठीक, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मानसिक रूप से स्वस्थ हो। इतनी सारी चीजें हैं जो योग्यता के तहत आती हैं, किसके, हमारे लोकसभा के सदस्य को नॉमिनी करने के लिए। ठीक, अगर इतनी योग्यता है तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। लाभ के पद का मतलब है कि अगर आप सरकारी नौकरी पर हैं, सरकारी नौकरी पर हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं तो आप यह चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक, वो लाभ का पद माना जाएगा आपका। तो इतनी सारी योग्यताएं होनी चाहिए एक लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। तो इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इसका कार्यकाल क्या है लोकसभा का। आइए, लोकसभा का जो कार्यकाल है आप सबको पता है 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष तो इसका कार्यकाल है, लेकिन क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 82, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। बात ऐसी आती है कि अगर लोकसभा कार्यरत है, चल रही है, प्रधानमंत्री को लगता है कि लोकसभा का विघटन कर देना चाहिए, तो वह राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 यह
अधिकार देता है कि वह लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह इसका विघटन कर सकता है। विघटन मतलब 5 वर्ष पूरे होने के पहले विघटन कर सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर। ठीक, प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर। अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे इनसे तो अनुच्छेद 85 ने अधिकार दिया है कि आप लोकसभा का विघटन कर सकते हो। अब बात आती है कि जब आपातकाल लगता है, आप लोगों को पता है आपातकाल वाले चैप्टर में हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बात की थी कि आपातकाल 3 प्रकार का लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, और जो राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद कितना था, 352, और राष्ट्रपति शासन का 356, और वित्तीय आपातकाल का 360। आइए यही देख लेते हैं। आपातकाल कार्यकाल से रिलेटेड है, इसलिए बात हो जाएगी यहां। आपातकाल के तहत भी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, न कि राष्ट्रपति शासन, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है किसी कारणवश, राष्ट्रीय आपातकाल लगने का कारण आप लोग जानते हैं, इसका अनुच्छेद क्या है, 352। अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो क्या होता है कि अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 83, इसका सब आर्टिकल 2, अनुच्छेद 83 का दूसरा जो प्रावधान किया गया है, इसके तहत यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है देश में किसी कारणवश, तो लोकसभा का क्या कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, अवधि उसकी बढ़ा सकते हैं। कैसे, 1 वर्ष। एक वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है, तो आप क्या करेंगे कि इसे बढ़ा सकते हैं। कब तक, 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर फिर भी खत्म नहीं हुआ, फिर 1 वर्ष, फिर 1 वर्ष, फिर 1 वर्ष, फिर 1 वर्ष, 1 वर्ष करके आप क्या कर सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बात क्या आती है कि यह रुकेगा या नहीं, तो यह क्या है, यह इनफाइनाइट है, मतलब यह बढ़ता ही जाएगा। अगर राष्ट्रपति शासन बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ता जा रहा है, तो यह बढ़ता ही जाएगा, यह नहीं रुकेगा। ठीक, इतनी सारी चीजें थी। इसमें से 2 संशोधन इंपॉर्टेंट है, आइए उसे देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन आप सबको पता है, 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता था। इसके तहत क्या कहा गया था कि इसके कार्यकाल को 6 वर्ष, 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। किसे, लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष हम लोग देख रहे हैं, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, तो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के तहत इस कार्यकाल को बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया था। लेकिन प्रेजेंट में आप लोग देख रहे हैं कि 5 वर्ष ही है, तो ऐसा क्यों है। उसके बाद हमारा होता है 44वां संविधान संशोधन। ठीक, ये कब हुआ था, 1978 में। तो फिर इसे क्या किया गया कि 6 से बढ़ाकर घटाकर 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। फिर से पूछता है कि उस समय किसका शासन चल रहा था, तो यहां कौन थी, इंदिरा गांधी जी। इन्होंने क्या किया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे 6 वर्ष किया। फिर मोरारजी देसाई जी ने क्या किया कि इसे फिर से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। तो कार्यकाल से रिलेटेड इतनी सारी चीजें थी, आप लोग
नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष आप लोग जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष क्यों चयनित किए जाते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है कि यह सभा का संचालन करते हैं और मेंबर्स को बोलने के लिए क्रमवार अनुमति देते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, इन्हें कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, शक्तियां भी दी गई हैं इन्हें, उसे भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इनकी जो अधिकार और शक्तियां हैं, अनुच्छेद 93 और 97, 93 से 97 तक अनुच्छेद है। अनुच्छेद 93 97 तक इनकी कार्य और शक्तियां रखी गई हैं। अब बात आती है कि इनका चयन कैसे होगा। आप लोगों ने राज्यसभा में पढ़ा था कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वह बाहर से आता है, उपराष्ट्रपति। लेकिन यहाँ के जो सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, वह क्या होंगे, लोकसभा के ही सदस्य को। लोकसभा के ही सदस्यों के बीच में से यहाँ का अध्यक्ष आता है। तो इसका चयन कौन करता है, लोकसभा के ही सदस्य इसका चयन करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, चुनाव होता है, सदन में जितने मेंबर्स हैं सब लोग चुनाव करते हैं और इन्हें नियुक्त किया जाता है। इस तरह से बात निकल के आई। अब हम बात करते हैं इनके शक्तियों की। ठीक, शक्तियों के तहत क्या कहा गया है, किसी भी विधेयक को 3-4 शक्तियां हम लोग देख लेंगे कि कोई भी जो विधेयक है, अगर उसे धन विधेयक बनाना है, ठीक, तो वह अनुमति किसे दी गई है, अध्यक्ष को दी गई है। देखिए फिर से समझिए कि लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक बना सकता है। ठीक, किसी भी विधेयक को धन विधेयक बनाना। ठीक, किसी भी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उस पर क्या होगी, लोकसभा के अध्यक्ष की स्वीकृति होगी। ठीक, ऐसे याद करिए कि कोई भी विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसे लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। अनुच्छेद 108 के तहत अब एक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो अनुच्छेद 108 के तहत इनका संयुक्त अधिवेशन होता है, किसका, लोकसभा प्लस राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है। तो संयुक्त अधिवेशन का मतलब यह है कि कभी कभी कोई भी बिल ऐसा होता है, कोई संशोधन ऐसा करना पड़ता है कि दोनों को एक साथ बिठा के क्या किया जाता है, उनसे मत लिया जाता है। किससे, लोकसभा और राज्यसभा को। तो जब ये दोनों मिल के संयुक्त अधिवेशन बैठाएंगे तो इसकी जो अध्यक्षता होगी वह कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष ही इसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो ये पॉइंट निकल के आया। तीसरा पॉइंट आता है कि इसे क्या है, अगर देखिए चुनाव होता है, चुनाव के समय में लोकसभा में अगर चुनाव हो रहा है तो उसमें निर्णायक मत देने का अधिकार, ऐसे करके लिख लीजिए सिंपल में, निर्णायक मत देने का अधिकार। इसे पूरा अधिकार है कि यह किसी भी दल को मत दे सकता है। निर्णायक मत देने का अधिकार। ठीक, ये पॉइंट निकल के आया। अब बात आती है कि आप लोगों ने देखा था कि अगर राष्ट्रपति
अनुपस्थित होते हैं तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति लेते हैं। ठीक ऐसे ही अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो भी उनकी जगह ली जाती थी। अब बात आती है कि जब लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होगा तो क्या होगा, उसकी जगह कौन लेगा, उपाध्यक्ष लेगा। लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो क्या होगा, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य को क्या करेगा कि कुछ समय के लिए, जब तक उनकी अनुपस्थिति है, अध्यक्ष बना देगा। तो यह पॉइंट निकल के आता है क्या, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति सदन के किसी सदस्य को अल्पकालिक अध्यक्ष बनाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट निकल के आया कहां से, शक्तियों के तहत लोकसभा के अध्यक्ष को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये उपाध्यक्ष के बारे में बात मैंने नहीं की, उपाध्यक्ष का यहाँ कोई मतलब नहीं है। उपाध्यक्ष का सिर्फ यही काम आता है कि अगर यह अपने पद पर हैं लेकिन अनुपस्थित है अध्यक्ष महोदय, तो उपाध्यक्ष उनके पद को धारण कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है इन्हें हटाना। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना। देखिए, ये लोग जो त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति को एक बार रिकॉल करिए और उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे देता है, राष्ट्रपति को। उसी तरह यह जो त्याग पत्र होगा, क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए, अध्यक्ष किसे देगा, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष किसे देगा, अध्यक्ष को। तो ऐसे सिंबल बना के याद कर लीजिए आप लोग कि जो त्याग पत्र है वह अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को यह देगा। उसके बाद एक और फैक्ट निकल के आता है कि अगर ये लोग त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, अगर ये लोग त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं तो भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है या नहीं। हाँ, हटाया जा सकता है। उसके लिए प्रावधान क्या है कि लोकसभा के जो सदस्य होंगे, कुल सदस्य बहुमत पारित करके इन्हें पद से हटा सकते हैं। प्रस्ताव, कुल सदस्य एक प्रस्ताव लाएंगे जिस पर बहुमत होगा तो इन्हें पद से हटाया जा सकता है। फैक्ट क्या आता है, लोकसभा के सभी सदस्य प्रस्ताव पारित करके, ठीक, लोकसभा के सभी सदस्य प्रस्ताव पारित करके क्या करेंगे, इन्हें पद से हटा सकते हैं। अब बात आती है कि लोकसभा में भी आरक्षण होता है, तो वह आरक्षण कैसे और कितना किसे दिया जाता है, आइए यही देख लेते हैं। आरक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 1, 2। तो जो अनुच्छेद है 330, 331, अब बात करेंगे इस पर कि क्या है कि अनुच्छेद 30 जो है वह अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या देता है, आरक्षण देता है। किसे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों के लिए, कि लोकसभा में इतने सदस्य अनुसूचित जाति के, इतने अनुसूचित जाति के हो सकते हैं। अनुच्छेद 330 कहता है ये। और जो अनुच्छेद 331 है यह 2 आंग्ल इंडियन को, ठीक, मतलब आंग्ल भारतीय, जो अंग्रेज भारतीय हैं, जो पहले अंग्रेज थे अब भारतीय हो गए हैं, जिनकी नियुक्ति
कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उनके लिए अनुच्छेद 331 में प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं कितना कितना। अनुसूचित जाति का जो आरक्षण इसमें है वह कितना है? 84 सीट की, और अनुसूचित जनजाति का 47। मतलब इतने मेंबर्स क्या होते हैं कि आ सकते हैं। कहां से? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से। ठीक, 84 अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के कितने? 47। और जो 331 है यह कहता है 2 आंग्ल भारतीय, 2 आंग्ल भारतीय। ये मैं फैक्ट क्यों हाईलाइट करके बता रहा हूं कि यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। ठीक, आरक्षण वाले पार्ट से। देखिए ऐसे याद करेंगे कि अनुच्छेद 330 के तहत क्या कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा। कहां? लोकसभा में सीटों के लिए। कि आरक्षण का मतलब आप सब जानते हैं कि इतनी सीट उनके लिए रिजर्व कर दी जाएगी, कि इतने सीट पर सिर्फ वही चयनित होकर आ सकते हैं। तो क्या किया गया है कि जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति का जो वर्ग है उसके लिए 84 सीटें, ठीक, 84, और जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 47 सीटें। मतलब अनुच्छेद 330 यह कहता है कि लोकसभा में आरक्षण दिया जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति को। अनुसूचित जाति के लोग कितने हो सकते हैं? 84, मतलब 84 सीटें अनुसूचित जाति की हो सकती हैं और 47 अनुसूचित जनजाति की हो सकती है। और 331 कहता है कि इसमें जो 2 आंग्ल भारतीय आते हैं राष्ट्रपति द्वारा चयनित होकर, वह अनुच्छेद 331 के तहत आते हैं। तो इतना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि इसे प्रदत्त विशेष अधिकार, किसे? लोकसभा को प्रदत्त विशेष अधिकार। अभी लोकसभा को प्रदत्त विशेष अधिकार। बात करेंगे कि लोकसभा को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से पूछता है। आप सब जानते हैं कि जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद वाले चैप्टर में पढ़े थे कि मंत्री परिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा का मतलब यह होता है कि जनता, ठीक, हमारे जो वोटर्स हैं, हम आप लोग हैं, हम लोगों का ही सदन है। इसे क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन बोलते हैं लोकसभा को। तो मंत्री परिषद हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता क्षेत्रों में पाई जाती है। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोकसभा। और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वह क्षेत्र से आते हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा मंत्री परिषद? लोकसभा के प्रति। फैक्ट निकल के आया, इसे लिख लेते हैं। मंत्री परिषद हमेशा या सदैव लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरी बात आती है कि सरकार अगर हमें बनानी है, देखिए ऐसे समझते हैं, आप लोगों ने ये कभी नहीं सुना होगा कि सरकार बनाने के लिए राज्यसभा की सहमति जरूरी है। अगर राज्यसभा में आप बहुमत पा गए तो आपकी सरकार बन जाएगी। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह क्या है? यह विधानसभा से चयनित होकर राज्यसभा में आते हैं। लेकिन फैक्ट क्या आता है कि सरकार बनाने के लिए सदैव लोकसभा में क्या करना होता है? बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर आपने लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दिया तो आपकी सरकार बन गई। तो इसलिए समझाना पड़ा, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा में कंफ्यूजन होता है। राज्यसभा हमेशा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो इस तरह से इसे हम लोग क्या करेंगे? अब नोट डाउन करेंगे। किस तरह से लिखेंगे इसे हम लोग?
कि जो सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए वह हमेशा लोकसभा में चाहिए। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। ठीक, लोकसभा में बहुमत चाहिए, न कि राज्यसभा में। तो ये दो फैक्ट हमारे निकल गए इसके विशेष प्रदत्त अधिकार से। अब बात आता है धन विधेयक। धन विधेयक का अनुच्छेद आप लोग जानते हैं 110। अनुच्छेद 110 के तहत कोई भी अगर धन विधेयक है तो वह पहले कहा जाता है? लोकसभा में। कल की वीडियो हम लोगों ने देखा था, रिकॉल किया करिए कि हमेशा धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत आता है, जाता कहाँ है? सबसे पहले पेश होता है लोकसभा में, लोकसभा से पारित होकर वह राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि वह 14 दिन के अंदर अंदर इसे स्वीकृति दे दे, अन्यथा इसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। तो फैक्ट क्या लिखेंगे हम लोग? अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक सदैव सर्वप्रथम, सदैव हटा के सर्वप्रथम लिख लीजिए। देखिए क्या है ना, सेंटेंस में अपने से लिखता हूं तो कभी कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग उसे लिख लिया करिए। अनुच्छेद 110 धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होगा। कहां? लोकसभा में पेश होगा। तत्पश्चात लोकसभा में पेश होगा, वहां से पारित होने के बाद, ठीक, वहां से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। ठीक, और राज्यसभा को क्या होगा? 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। इतना बड़ा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी तुरंत। चलिए याद करवाते हैं। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद कितना? 110 क्या दिया है इसमें? धन विधेयक। पहले तो यहीं से क्वेश्चन बन गया कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत आता है? 110 के तहत। तो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में, सबसे पहले यह कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। क्वेश्चन बनता है कि धन विधेयक को सर्वप्रथम कहां पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा या आपके विधानमंडल, विधानसभा, ऐसे करके ऑप्शन देगा। आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन में क्या दिखना चाहिए? जो सही है। क्या हमारा? लोकसभा। कि धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाएगा, वहां पारित होने के बाद यहां कहा जाएगा? राज्यसभा में, और इस पर राज्यसभा को स्वीकृति देनी होगी। अगर वह 14 दिन तक इस पर स्वीकृति नहीं देता है या इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है तो यह स्वस्वीकृत मान लिया जाएगा। तो कितने हुए हमारे? 3 विशेष अधिकार इसके हो गए। अब बात आती है अनुच्छेद 108, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 108 अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन में क्या होगा कि लोकसभा को ही वरीयता दी जाती है। बात करेंगे, पहले लिख लेते हैं। 108 में संयुक्त अधिवेशन, क्या? संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा को वरीयता। कैसे? देखिए, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 250, लोकसभा में 552। ठीक, निर्धारित की गई है इस तरह से। वर्तमान में तो 45 है। ठीक, देखिए ऐसे हम लोग समझने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। आप बताइए, अगर कोई भी सदन है उसमें बैठक हो रही है और एक जगह से लोग आ रहे हैं, कितने? 250, एक जगह से 550। तो यहां क्या होता है कि हर इंसान का एक मत होता है। यहां जितने सदस्य होंगे वह एक वोट करेंगे। कोई भी बिल पास करना है, संयुक्त अधिवेशन हुआ है उसके लिए, तो हर सदस्य को एक मत देना पड़ता है। राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो चाह कर भी अपनी बात नहीं रख पाते।
संयुक्त अधिवेशन का कुछ मतलब नहीं होता। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि भारतीय संविधान हमारा बनाया तो गया है, लेकिन इसमें काफी सारी ऐसी कमियां रख दी गई हैं कि चीजों का मतलब नहीं निकलता। अब आप लोग सोचिए कि यहाँ होना है मतदान, ठीक, किसी विधेयक को पारित करने के लिए, और एक लोग एक वोट कर सकते हैं, और राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, लोकसभा में 552। अब खुद सोचिए कि किसका बहुमत होगा, बहुमत जिसका होगा उसी का बिल पास होगा। तो इस तरह से इसे क्या दिया जाता है कि लोकसभा को वरीयता दी जाती है, किसमें, संयुक्त अधिवेशन में। तो चीजें आप लोग ऐसे जोड़ के याद करिए, ठीक। ये बात हमारी निकल गई 108। अब बात आती है राहुल गांधी की माफ करिएगा, राहुल गांधी की नहीं सॉरी, जो क्या करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। मैंने राहुल गांधी जी का नाम क्यों लिया, क्योंकि अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा था कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने क्या किया था, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था, अविश्वास प्रस्ताव लगाया था। तो वहां मतदान हुआ तो पूर्ण बहुमत आया फिर से बीजेपी का। तो देखिए, जो ये चीजें बताने का मतलब क्या है कि जो हमारा अविश्वास प्रस्ताव होता है वो हमेशा लोकसभा में ही आता है। ऐसे लिखिए, अविश्वास प्रस्ताव सदैव लोकसभा में ही पेश किया जाता है। सदैव कहां, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। क्या, हमारा अविश्वास प्रस्ताव। जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, अविश्वास हमेशा याद रखिएगा कि किसके खिलाफ होता है, या सरकार के खिलाफ पेश किया जाता है, और कहा, लोकसभा में। इतनी सारी चीजें थी। अब हम लोग बात करेंगे क्या, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, ठीक। आइए देखते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, मैं कभी कभी जल्दबाजी कर देता हूं इसे साफ करने में। आइए, महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, टॉनिक, कि सारे चैप्टर का थोड़ा सार जहां से आता है, चीजें जहां से ज्यादा पूछती हैं। आइए देखते हैं। आप सब जानते हैं कि जब चुनाव होता है, कोई भी मेंबर्स चुनाव के लिए नामांकन करवाता है तो उसकी जमानत राशि दी जाती है। इसमें फैक्ट क्या आता है, 1/6 जमानत राशि जो होती है हमारी, वो क्या होगी, जमा की जाएगी किसे, जो भी जमानत राशि जमा की जाएगी अगर चुनाव में 1/6 मतदान नहीं प्राप्त किए, सीटों की संख्या अगर इन्हें नहीं मिलती है, इतना वोट अगर इन्हें नहीं मिलता है, तो इनकी जमानत राशि क्या होगी, जब्त हो जाएगी। ठीक, मतलब ये हुआ कि जो मेंबर्स इसका चुनाव होगा उसके तहत अगर जमानत राशि जमा की गई है और वो 1/6 मतलब 6वां हिस्सा भी नहीं पा रहे हैं, तो उनकी जमानत क्या होगी, जब्त कर ली जाएगी जमानत राशि। ये फैक्ट निकल के आया। उसके बाद आता है गणपूर्ति अथवा कोरम। इसके लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए, 1/10। मतलब कि जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं उनका अगर 10वां भाग क्या होगा, गणपूर्ति या कोरम माना जाएगा। 1/10 भाग गणपूर्ति या कोरम, मतलब अगर इतने मेंबर हैं तो सदन कार्य करता रहेगा। तो अगर देखें हम लोग तो कम से कम कितने होने चाहिए, 15। क्यों, 10वां हिस्सा अगर निकालें तो 550 का 10वां हिस्सा 55 ही होगा, तो कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। उसके बाद बात आती है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता बनने के लिए भी 10वां हिस्सा आपको प्राप्त करना पड़ेगा। पूरी लोकसभा सीटों की 1/10 हिस्सा अगर आपको मिल रहा है तो आप विपक्ष का नेता बन सकते हैं। और विपक्ष का जो नेता होता है उसे क्या किया जाता है, कैबिनेट स्तर का माना जाता है। ठीक, आइए देखते हैं। 1/10 भाग, ये मैं भाग बार बार क्यों लिख रहा हूं, 1/10 से क्या, सदस्यों का भाग, विपक्ष का नेता बनने के लिए।
मतलब अगर विपक्ष का नेता किसी पार्टी को बनना है तो वह क्या करेगी, उसे कम से कम 55 सीटें लानी पड़ेंगी। तो वह क्या होगा, 1/10 भाग होगा किसका, टोटल मेंबर्स का, जितनी टोटल सीटें हैं। तो इसे क्या किया जाता है, कैबिनेट स्तर का माना जाता है, जो विपक्ष का नेता होता है। और यह प्रक्रिया कब आई थी, 1977। 1977 में विपक्ष के नेता का पद रखा गया था। कब, जब कांग्रेस की सरकार चली गई थी। कांग्रेस की सरकार उस समय नहीं थी, गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, तो यह विपक्ष के नेता का स्थान वहां पर रखा गया था। ठीक, उसके बाद आती है कि इनकी अनुपस्थिति। देखिए, अगर लोकसभा में अनुपस्थित हो गया कोई सदस्य बिना सदस्य वहां के अध्यक्ष को सूचित किए, अगर आप सदन को बिना सूचित किए वहां से अनुपस्थित हुए हैं, आप 60 दिन तक अनुपस्थित हैं, तो आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा, अगर आपने बताया नहीं है कि आप क्यों गए हो। बिना बताए 60 दिन तक, अर्थात 2 महीने तक, बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित होने पर, बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित होने पर सदस्य को उसके पद से, सदस्य को उसके पद से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक, से वंचित कर दिया जाएगा। यह क्या है, राज्यसभा की शक्ति है। ठीक है, बिना बताए अगर 60 दिन तक कोई भी पार्लियामेंट वहां का लोकसभा का सदस्य अगर क्या होता है, अनुपस्थित होता है, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। यह पूरा अधिकार लोकसभा को दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो लोकसभा से रिलेटेड जितने फैक्ट थे हम लोगों ने आज कवर कर लिया। आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करिए, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करिए। अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश मैंने पूरी की है कि एक भी आपका जो क्वेश्चन हो छूटे ना, और कोई भी लैंग्वेज बुक की नहीं यूज करता, मैं केवल फैक्ट देता हूं और अपने से चीजें बना के लिखता हूं, जिससे कि आप लोग अपना नोट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सको, एग्जाम हॉल में जाने से पहले जिसे रिवाइज कर सको। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।